गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीए थर्ड ईयर की इस क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत है। हमारा सेकंड पार्ट में टॉपिक चल रहा था सामंतवाद से पूंजीवाद की ओर, और आज उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए अपना आज का अध्ययन कार्य कंप्लीट करेंगे। और इसमें आप देखिए, सर्वप्रथम हम लेते हैं पूंजीवाद आखिर था क्या, पूंजीवाद की उन्नति किस प्रकार से हुई। क्योंकि हम ये देख रहे हैं शब्द पूंजी से जुड़ा है और पूंजी से ही ये शब्द बना है पूंजीवाद। और पूंजीवाद में भी हम देखें, वर्तमान में भी हमें ये पूंजीवादी व्यवस्था, जितने भी विश्व के विकसित राष्ट्र हैं उनकी यदि हम अर्थव्यवस्था को देखें तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। विभिन्न, जैसे हमारा विकासशील देश है तो हमारे निश्चित अर्थव्यवस्था जो है उसको प्रेफरेंस दिया गया है। वहीं यूरोपीय देशों ने अपने आर्थिक विकास के लिए इस व्यवस्था को अपनाया था। अब इस पूंजीवादी शब्द का या इस पूंजीवाद का उद्भव कब से हुआ, ये शब्द कब से हमारे नॉलेज में आया, तो सर्वप्रथम हम देखें 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सर्वप्रथम पूंजीवाद शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। और इसके पीछे ये जो पूंजीवाद था, कुछ परिस्थितियां इसके लिए उत्तरदायी नहीं थी। उन परिस्थितियों में हम देखें कई ऐसे परिवर्तन थे जिन्होंने इस पूंजीवाद को बढ़ावा दिया। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी, यूरोपीय राष्ट्र क्योंकि विकासशील अवस्था से विकसित अवस्था की ओर अग्रसर हो रहे थे और अधिक धनोपार्जन के उद्देश्य से या अधिक मुनाफा या लाभ कमाने के उद्देश्य से उन्होंने इस अर्थव्यवस्था को या इस पूंजीवाद को बढ़ावा दिया था। अब देखिए, वहां पर जो उत्पादन का संगठनात्मक स्वरूप था उसमें भी काफी परिवर्तन आने लगे थे। फिर लोहे का आविष्कार हुआ। लोहे के आविष्कार ने उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। इसके साथ साथ सोना, चांदी, टिन, सीसा आदि जो मूल्यवान वस्तुएं थी उनके उत्पादन में भी वृद्धि होने लगी और उन पर विशेष ध्यान भी दिया जाने लगा। हम सभी जानते हैं जिस भी देश में उत्पादन अधिक होता है, उत्पादन के साधनों की अच्छी व्यवस्था पाई जाती है, उस देश की आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़ अवस्था में रहती है। तो ऐसी स्थिति में आप देखिएगा, यदि हम 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से पूर्व की स्थिति देखें तो जितना भी विश्व के अंदर उत्पादन होता था या जो धन कमाने के तरीके थे उसमें काफी अंतर पाया जाता है। उत्पादन के जो साधन है जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, वितरण, इन उत्पादन के साधनों पर जब किसी व्यक्ति विशेष का आधिपत्य स्थापित हो जाता है तो उसे हम पूंजीवाद कहते हैं। जब कोई भी उद्यमी या कोई भी उद्यमकर्ता अपने निजी लाभ के लिए उत्पादन के इन साधनों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है तो वो स्थिति पूंजीवाद कहलाती है। सामान्य शब्दों में हम पूंजीवाद को इसी रूप में समझ सकते हैं कि जब उत्पादन के साधनों पर निजी लाभ के उद्देश्य से कोई उद्यमकर्ता अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है तो वह स्थिति पूंजीवाद कहलाती है। अब इसमें आप देखिएगा कुछ चीजें हैं। श्रमिक बहुत महत्वपूर्ण अपना सहयोग प्रदान करते थे उत्पादन की वृद्धि करने में, लेकिन आप देखिए अब स्थिति ऐसी आ रही थी उन श्रमिकों को ही उनके श्रम का भरपूर लाभ नहीं मिल पा रहा था। जो उद्यम करता होता था उनसे श्रम अधिक लिया करता था और उसके श्रम की थोड़ी सी कीमत उन्हें चुका करके शेष सारा लाभ, मुनाफा या पैसा वो अपने पास रख लिया करता था। इससे निश्चित रूप से श्रमिकों की स्थिति जो थी वो काफी दयनीय होती जा रही थी। इसी क्रम में आप देखिएगा एक शब्द आता है बेशी श्रम या अतिरिक्त श्रम। इसको आप नोट भी करेंगे, बेशी श्रम या अतिरिक्त श्रम। इसमें प्रोफेसर मानफ्रेद के शब्दों में उद्यमकर्ता कारीगरों को उत्पादन में उनके द्वारा लगाए गए श्रम के केवल कुछ भाग के लिए ही उनके द्वारा उत्पादन में लगाए गए श्रम के कुछ भाग के लिए ही कुछ पैसा देकर शेष पैसा अपने पास रख लेते थे।
उद्यमकर्ता इस प्रकार जिस श्रम को चुरा लेता है, उद्यमकर्ता जिस प्रकार किसी श्रम को या जिस श्रम को चुरा लेता है वह अतिरिक्त या बेशी श्रम कहलाता है। इसी प्रकार आप देखिए, उद्यमकर्ता दस्तकारों, लाइन चेंज करके लिखिएगा, इसी प्रकार उद्यमकर्ता दस्तकारों और ग्रामीण कारीगरों के काम में जो धन लगाता है वह पूंजी बेशी मूल्य कहलाती है या वह धन बेशी मूल्य कहलाता है। और स्वयं इस तरह का उद्यमकर्ता पूंजीपति कहलाता है। स्वयं इस तरह का उद्यमकर्ता पूंजीपति कहलाता है। तो इस तरह से आप देखिएगा, यदि हम एक बहुत सिंपल ही लें पूंजीवाद, जहां अपने स्वयं के लाभ और को देखा जाता है, अपने स्वयं के मुनाफे को देखा जाता है, श्रमिक के श्रम का जहां कोई महत्व नहीं होता है। यदि 100% अपना पूरा श्रमिक श्रम योगदान दे रहा है, अपने श्रम का योगदान दे रहा है, यदि हम उसका रिटर्न उसे देखें तो उसे उसका 30% भी रिटर्न नहीं मिल पाता है। और श्रमिकों की स्थिति इतनी दयनीय हो जाती थी कि श्रमिकों को अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त धन और अन्य साधन और सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाती थी। इसके बाद आप लिखिएगा पूंजीवाद का अर्थ एवं परिभाषा। पूंजीवाद का अर्थ एवं परिभाषा। अब देखिए, कुछ विद्वान लोग इस बात को मानते हैं कि जो पूंजीवाद शब्द है वो अपने आप में एक अस्पष्ट शब्द है और इसीलिए उसको पूर्णतः परिभाषित नहीं किया जा सकता। सामान्यतः पूंजीवादी व्यवस्था जो है उसका अर्थ एक ऐसी व्यवस्था से लिया जाता है जिसमें उत्पादन पर निजी स्वामित्व स्थापित हो जाता है। इसमें आप एक परिभाषा लिख सकते हैं, लॉक्स एवं गुड्स के शब्दों में, लॉक्स एवं गुड्स के शब्दों में पूंजीवाद आर्थिक संगठन की ऐसी प्रणाली है, पूंजीवाद आर्थिक संगठन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें निजी संपत्ति पाई जाती है, जिसमें निजी संपत्ति पाई जाती है तथा मानव निर्मित और प्रकृति प्रदत्त, मानव निर्मित तथा प्रकृति प्रदत्त पूंजी का प्रयोग निजी लाभ के लिए किया जाता है। मानव द्वारा निर्मित तथा प्रकृति प्रदत्त पूंजी का प्रयोग निजी लाभ के लिए किया जाता है। अब आप देखिएगा, मानव निर्मित पूंजी कौन सी हो गई? जो व्यक्ति स्वयं अपने श्रम से धन का अर्जन करता है, जो धन का संग्रहण किया जाता है, वो मानव निर्मित होगी, जहां पर मानव अपने पूरे श्रम के साथ, अपनी मेहनत और लगन के साथ धन का अर्जन करता है। दूसरी होती है प्रकृति प्रदत्त। अब प्रकृति प्रदत्त पूंजी में कौन सी चीजें होंगी? जो प्रकृति द्वारा दिए गए साधन और संसाधन है वो प्रकृति की पूंजी कहलाते हैं, जिसमें आप महत्वपूर्ण खनिजों को ले सकते हैं। खनिज जो है वो प्रकृति प्रदत्त हैं। यदि आप फर्नीचर का काम कर रहे हैं तो उसके लिए जिस लकड़ी का या वुड का इस्तेमाल किया जाता है वो प्रकृति प्रदत्त है। यदि जल शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है अपने किसी भी व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, तो जल शक्ति भी प्रकृति प्रदत्त है। तो आप देखिए, इस तरह से अपने अधिक से अधिक धन लाभ के उद्देश्य से उद्यमकर्ताओं ने श्रमिकों का शोषण किया और उनसे अधिक श्रम करवाया। इसके साथ साथ आप देखिए, जैसे जैसे पूंजीवाद को बढ़ावा मिला, कई अन्य परिस्थितियां जो थी वो भी इसके साथ साथ उनको सहयोग प्रदान कर रही थी। आप देखिए, जैसे जल शक्ति का विकास होने लगा, पनचरखी का विकास होने लगा, जब उनका आविष्कार हुआ तो धीरे धीरे हर एक देश अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अपनी जल शक्ति को मजबूत बनाने लगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं, यदि हम प्रारंभ से देखें, जो व्यापार के लिए व्यापारिक मार्ग थे
वो स्थल रूप में थे और जल रूप में थे। तो अपने जल मार्गों और स्थल मार्गों की सुरक्षा के लिए भी इन देशों के द्वारा व्यवस्थाएं की जा रही थी। अब आप देखिए किस तरह से ये जो पूरा उत्पादन प्रक्रिया है उसने नए नए उपनिवेशों को जन्म दिया। यूरोप का हर एक राष्ट्र एक दूसरे से उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में प्रतिस्पर्धी बन गया था। हर एक राष्ट्र को जब अपना बना हुआ माल बाजारों में बेचना पड़ता था तो उसके लिए बाजारों की आवश्यकता थी। फिर अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्हें कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती थी और इन दोनों के लिए दोनों ही परिस्थितियों में जब कच्चा माल प्राप्त करना हो और अपने तैयार माल को बेचना हो उसके लिए बाजारों की आवश्यकता पड़ी। तो जितने यूरोपीय राष्ट्र थे जब वो प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़े तो सर्वप्रथम उनका ध्यान गया एशियाई देशों पर। और इसका उदाहरण हम अपने ही देश से ले सकते हैं। हमारा भारत देश भी ब्रिटेन का एक उपनिवेश था और यहाँ पर आपने अंग्रेज के बारे में पढ़ा होगा। हमारा जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसमें भी आगे इसकी डिटेल आप अच्छे से पढ़ सकेंगे कि अंग्रेज जो थे भारत से बहुत कम कीमतों पर कच्चा माल अर्जित करते थे और यहाँ के मार्केट में अपना जो तैयार माल होता था उसको ऊंचे दामों पर बेचते थे। अब इसके दुष्प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़े थे क्योंकि हमारे यहाँ जो छोटे कुटीर उद्योग धंधे थे उनमें जो माल तैयार किया जाता था अब इंग्लैंड से आने वाले माल की तुलना में वो महंगा होने लगा क्योंकि उस समय देश की आर्थिक स्थिति जो थी वो काफी खराब थी। अंग्रेजों ने पूरी तरह से हमारी अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया था। तो इन सारी परिस्थितियों में स्वाभाविक है जब धन का अभाव होगा तो हमारे यहाँ के बने स्वदेशी माल की अपेक्षा यहाँ के लोग भी सस्ते दामों के कारण उस माल को खरीदने लगे थे। तो इस तरह से धीरे धीरे पूंजीवाद जो है अपने इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को भी बढ़ावा दे रहा था। इसके बाद हम बात करते हैं पूंजीवाद के लक्षण जो थे वो क्या थे। पूंजीवादी व्यवस्था में यदि हम देखें ये एक प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करता है पूंजीवाद शब्द। और दूसरी ओर यदि हम देखें सरकार कभी भी जो निजी क्षेत्र के उद्यम होते हैं यदि उस पर राज्य का नियंत्रण देखा जाए तो वो न के बराबर होता है। कभी भी निजी कंपनियों के आंतरिक मामलों में सरकार के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता। ये निजी उद्यमकर्ता जो होते हैं बड़ी मात्रा में सरकार को टैक्स अदा करते हैं और उसके बाद अपने यहाँ के उत्पादन को मन चाहे ढंग से वो मार्केट में उतारते हैं। फिर आप देखिए एक पूंजीवाद के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द आता है उपभोक्ता। उपभोक्ता किस रूप में महत्वपूर्ण है पूंजीवाद के लिए। आप देखिए कोई भी उद्यमी अपने यहाँ उसी चीज का उत्पादन करना पसंद करेगा जिसकी मार्केट में डिमांड अच्छी होगी क्योंकि डिमांड अच्छी होने पर ही उस माल की बिक्री होगी और उस माल की बिक्री होने पर ही उस उद्यमकर्ता को या उस पूंजीपति को अधिक धन लाभ प्राप्त होगा। तो उपभोक्ता की इच्छाओं के अनुरूप या दूसरे शब्दों में बाजार की मांग के अनुरूप ही इन उद्यमकर्ताओं को अपने आप उत्पादन करना पड़ता है। फिर साथ ही साथ आप देखिए पूंजीवादी लक्षण के रूप में हम देखते हैं कि प्रतिस्पर्धा जो है वो बहुत तीव्र गति से वृद्धि होने लगती है। अब वो किस किस में होती है, सिर्फ पूंजीपतियों में ये प्रतिस्पर्धा नहीं पाई जाती है बल्कि क्रेता विक्रेता उपभोक्ता इन सभी में प्रतिस्पर्धा का विस्तार होने लगता है। तो इस तरह से प्रतिस्पर्धात्मक जो बढ़ोतरी है वो भी काफी मात्रा में होने लगती है। साथ ही साथ आप देखिएगा उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद किसी भी देश की पूंजीवाद को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण अपना स्थान रखते हैं, अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। उसमें आप देखिएगा कि जो राष्ट्र सबल हैं वो बड़ी आसानी से उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विस्तार कर लेते हैं। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि उपनिवेशों का जो सबसे ज्यादा महत्व था वो किस रूप में था, हम लोग कच्चा माल प्राप्त करें और अपने आके तैयार माल को वहां पर बेचें। अब इन सब के लिए ये जो स्थितियां उत्पन्न हो रही थी इसमें आप देखिएगा एक महत्वपूर्ण बात और आती है कि ये उपनिवेश
उपनिवेशवाद स्थापित करने के लिए जो सरल मार्ग उपलब्ध कराया या सही रास्ता दिखाया, वो हमारी जो भौगोलिक अनुसंधान थे या जो हमारी भौगोलिक खोजें थी, उन्होंने इस उपनिवेशवाद को बढ़ावा देने, साम्राज्य विस्तार को बढ़ावा देने और उससे जुड़े हुए पूंजीवाद को बढ़ाने में अपनी पूर्ण सहायता प्रदान की थी। जब ये भौगोलिक खोजें हुई या भौगोलिक अनुसंधान हुए तो नए नए मार्गों को खोजा गया। हमारा भारत देश भी उन्हीं नई खोजों में से एक था। अमेरिका या नई दुनिया की खोज की गई। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप, जो कि अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता था, जिसके बारे में लोगों को कोई विशेष जानकारी नहीं थी, भौगोलिक अनुसंधानों ने उसे भी आसान कर दिया और दक्षिण अफ्रीका में भी यूरोप के प्रमुख राष्ट्र जैसे इंग्लैंड, फ्रांस आदि जो थे, वो बढ़ चढ़कर के प्रतिस्पर्धा करने लगे और ऐसे देश उनका जल्दी शिकार हुए जो बहुत ही कमजोर थे, आर्थिक दृष्टि से या सैनिक दृष्टि से या राजनीतिक दृष्टि से, और ऐसे देशों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में इन यूरोपीय देशों को काफी आसानी हुई और इन्होंने बड़ा इजीली उन्हें अपना उपनिवेश के रूप में परिवर्तित कर दिया। अब देखिए, बात आती है कि जहां एक और भौगोलिक खोजें इन उपनिवेशों की प्रतिस्पर्धा में और पूंजीवाद को बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान कर रही थी, वहीं यहाँ हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसी बातें और भी इसके साथ सम्मिलित थी जिनसे ये पूंजीवाद बढ़ा। पूंजीवाद के लिए खनन कार्य की ओर विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने पुनर्जागरण काल जब पढ़ा था तो पुनर्जागरण काल में हमने वैज्ञानिक आविष्कार भी पढ़े थे। स्वाभाविक है, व्यापार की दृष्टि से और नए नए जन मार्गों की खोज की दृष्टि से नए नए उपकरणों का आविष्कार किया जाने लगा, जिसमें आप ले सकते हैं दिशा सूचक यंत्र, जो हमें समुद्री मार्ग से दिशा बताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। अब इन सारे उपकरणों को बनाने के लिए बड़े बड़े व्हील्स जो तैयार किए जाते थे, ऐसे कई उदाहरण हम ले सकते हैं। उसके लिए लोहे की आवश्यकता पड़ी। इसी तरह से अन्य कल पुर्जे उपकरण आदि बनाने के लिए अन्य चीजें, टिन, सीसा, जस्ता, तांबा, ये महत्वपूर्ण धातुएं थी जिनका खनन अधिक से अधिक किया जाने लगा और इससे जो खनन संबंधी कार्य था, जो अभी तक लगभग सुषुप्तावस्था में था, उसमें भी वृद्धि होने लगी। इससे पूर्व यदि हम स्थिति देखें कि इस समय 15वीं शताब्दी के अंत से लेकर के जो 17th सेंचुरी, एंड ऑफ द 17th सेंचुरी था, वहाँ ये पूंजीवाद क्यों बढ़ रहा था। आप देखिए, पूर्व में हम अभी सामंती युग पढ़ करके आ रहे हैं। सामंतों के पास धन का अभाव नहीं था। हम सभी जानते हैं कि सामंत आर्थिक दृष्टि से पूरी तरह संपन्न थे, लेकिन उन्होंने कभी भी कृषि की तरफ कोई कृषि के बढ़ावा देने या कृषि में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए कोई विशेष वैज्ञानिक पद्धतियों को नहीं अपनाया और ना ही किन्हीं नवीन साधनों का उन्होंने प्रयोग किया, क्योंकि उनके स्वयं के पास धन का अभाव नहीं था और उन्हें आम जन की स्थिति से कोई सरोकार नहीं था। वही आप देखिएगा, उस दौर में यदि हम सामंती दौर में देखें तो उस समय में व्यापार वाणिज्य जो था वो भी काफी अच्छी दशा में नहीं था, क्योंकि जनरली ये देखा जाता था व्यापारियों को मार्ग में लूट लिया जाता था, अर्थात जो व्यापारिक मार्ग थे वो सुरक्षित नहीं थे। सामंतों ने कभी भी व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित करने के भी कोई प्रयास नहीं किए, जबकि कई बार स्वयं व्यापारियों द्वारा इस चीज की आवश्यकता महसूस करते हुए सामंतों को अवगत कराने का प्रयास भी किया गया, लेकिन फिर भी सामंतों ने व्यापार की तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। जैसा हम सभी जानते हैं कि जो गिल्ड व्यवस्था थी व्यवसाय के क्षेत्र में, उस व्यवसाय के क्षेत्र में गिल्ड का जो प्रधान होता था, एक व्यापारिक संगठन के रूप में हम इसे समझ सकते हैं। तो गिल्ड पद्धति जो थी उसमें उसका जो हेड होता था वही अपने व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के साधन सुविधाओं पर ध्यान देता था, लेकिन वह भी पूरी तरह इसमें सक्षम और समर्थ नहीं हो पाता था। तो सामंतों के द्वारा न तो कृषि पर और न ही व्यापार वाणिज्य पर
पर, उसकी प्रगति पर, उसकी उन्नति पर कोई विशेष ध्यान दिया गया। लेकिन धीरे धीरे समय में बदलाव आया, सामंती व्यवस्था का अंत हुआ और उसके साथ साथ इस पूंजीवाद को बढ़ावा मिलने लगा। और यही वजह है कि इस दशा में आकर के, इस अवधि में आकर के हम लोग पूंजीवाद को विशेष महत्व देने लगे। आज यदि हम देखें यूरोपीय देशों की, यदि हम अपना इतिहास उठा के देखें तो उसमें हमें देखते हैं कि हमारे यहाँ, जैसा हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, हमारे यहाँ पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, स्पेनिश और अंग्रेज सबने आकर के यहाँ अपनी बस्तियां स्थापित की थी। इंग्लैंड में आप देखिएगा निजी कंपनियां, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो भारत में स्थापित की गई थी, ऐसे यूरोपीय देशों में आप देखिए निजी कंपनियों को बढ़ावा दिया जाने लगा। वहाँ के सरकारों द्वारा, वहाँ के जो शासक होते थे उनके द्वारा आर्थिक स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से इन निजी व्यापारियों को आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने लगे। और धीरे धीरे इन यूरोपीय राष्ट्रों ने एशिया के देशों में अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित की और अपने व्यापार को बढ़ावा देने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये दशाएं ऐसी थी सारी, या ये ऐसे फैक्टर्स थे जो पूंजीवाद को बढ़ाने में अपना पूर्ण रूपेण सहयोग प्रदान कर रहे थे। हम उदाहरण ले सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिस समय भारत में स्थापित हुई, उस समय सिर्फ उसका उद्देश्य व्यापारिक था, लेकिन ऐसी ही कंपनियों द्वारा हमारे शासन तंत्र की कमजोरी का लाभ उठा करके उन्होंने राजनीति में भी इंटरफेयर करना शुरू किया और साथ ही साथ उन्होंने अपना यहाँ पर राजनीतिक वर्चस्व भी स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। हमारे यहाँ की जो शक्ति थी, उन राजनीतिक शक्तियों को आपस में वो लड़ाते थे और स्वयं इसका फायदा उठाते थे। और यही कारण है अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी, उन्होंने अन्य यूरोपीय देशों, चाहे वो पुर्तगाली हो, चाहे डचेस हो, इन सभी को परास्त करके फ्रांस जैसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राष्ट्र को परास्त करके उन्होंने भारत में अपना वर्चस्व स्थापित किया था। इसके दुष्प्रभाव के रूप में हम देखें, हम भारत को देखें, चाहे हम चाइना, जहां पर कभी बाहरी लोग या किसी यूरोपीय शक्ति के अंदर आने पर, अपने देश में प्रवेश करने पर रोक थी। जापान, जो एशिया का बिल्कुल विश्व की राजनीति से अछूता हुआ एक देश था, उसमें भी यूरोपियों ने अपने पैर जमाना प्रारंभ किया था। तो उस स्थिति में यदि हम देखें तो ये धीरे धीरे जहां अपने स्थायित्व को मजबूत करते जा रहे थे और वो पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहा था, वहीं जिस भी देश में ये पूंजीवाद पनपता गया, वहां पर स्थापित होता गया और सुदृढ़ता प्राप्त करता गया, उन देशों की स्थिति दिन पर दिन खराब होती गई। तो इसलिए ये पूंजीवाद जो है वो एशिया के इन देशों के लिए हम कह सकते हैं निसंदेह, स्पेशली जो यहाँ का श्रमिक वर्ग था, जो यहाँ का कृषक वर्ग था, उसको इसका दंड भुगतना पड़ा और उनकी दशा काफी शोचनीय हो गई थी। तो इन तमाम परिस्थितियों में पूंजीवाद जो है वो काफी फला फूला और साथ ही साथ आप देखिए इन पूंजीवादियों द्वारा उत्पादन को बढ़ाने के पर्याप्त प्रयास भी किए गए, नए नए उपकरणों का प्रयोग किया गया, नए खेती के तरीकों को अपनाया गया और स्पेशली उन्हीं फसलों के उत्पादन को महत्व प्रदान किया गया जिससे अधिक धन लाभ उनको होता था। तो इस तरह से पूंजीवाद सिर्फ अपने निजी लाभ, निजी स्वार्थों और निजी मुनाफे के लिए अपनाई गई एक ऐसी व्यवस्था थी जिसे अधिकांश यूरोपीय राष्ट्रों ने इस अवधि में अपनाया था। तो इस तरह इस पूंजीवाद के टॉपिक को आप और अच्छे से तैयार कर सकते हैं। उसकी जो पूरी बेसिस थी वो मैंने आपको बता दी है और फिर हम जब मिलेंगे तो हम इसको और अच्छे से भी क्लियर कर लेंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।